अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है। यहाँ की खबरें हैं मगर रेलिवेंट नहीं है इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है और जो सूरत हाल है। सोशल मीडिया पे जो हाहाकार है और जो कुछ होता नज़र आ रहा है कि एक बड़ा खौफ का माहौल मैं समझता हूँ कि बहुत खौफनाक रिजनमेंट नज़र आती है मुझे हर तबके की तरफ से। जो लोगों के जज्बात हैं उन्हें देखकर कि अनवर मकसूद जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जिस रियासत में यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा फ़ौजी छावनियाँ हों, हॉस्पिटल से ज़्यादा चेक पोस्ट हों और प्रोफेसर से ज़्यादा फ़ौजी अफसरान हो, तो उस रियासत का क्या बनना है और क्या निकलना है। तो प्रोफेसर पर मुझे याद आया, कल मैंने एक डिस्कशन भी सुनी ट्विटर पर एक ग्रुप में जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जो उस पर मैं आगे चल कर भी बात करूँगा कि इनकॉम्पिटेंस एंड करप्शन टॉपिक था। तो उसमें भी था कि इस पूरे मुल्क में शायद प्रोफेसर 2-3 भी नहीं है। लिख लेते हैं लोग मगर क्योंकि हमारे यहाँ एक फील नहीं है ना, जिसे प्रॉपर वे में कहते हैं कि किस बात के क्या मानी है। डॉक्टर भी दर्जनों हैं, प्रोफेसर भी हैं, मगर वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे और बड़े ओहदों पे फाइज नज़र आते थे। उसमें अमेरिका से भी कुछ लोग थे, यूरोप से भी थे और पाकिस्तान में 20 और 21 ग्रेड तक के अफसर जो मैंने देखा रिटायर और हाजिर मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि 2-3 प्रोफेसर नहीं है मुश्किल से, मगर लिखते सैकड़ों हैं। तो बहरहाल, इससे पहले कि हम मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जो अनवर मकसूद ने लिखा। जो अनवर मकसूद ने लिखा वो तो अपनी जगह साने सियालकोट पर यह सजेशन बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े पैमाने पर कहना चाहिए, नज़र आई फेसबुक पर और ट्विटर पे कि लोग कह रहे हैं कि इस इंतहा पसंदी और इस तशद्दुद को अगर अमेरिका यूरोप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो क़वानीन जो दूसरे इस्लामी मुल्कों में नहीं और पाकिस्तान में है, मतलब इशारा था तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब का जो कानून है, जो तशद्दुद की असल वजह बन चुका है पाकिस्तान में, और मौलवी जिसके लिए लड़ने मरने को तैयार है और उसी की बेस पर उसने समाज को कंट्रोल किया हुआ है। वो मशहूर है ना कि मुल्ला क्या है वो, अल्लाह आर्मी और अमेरिका। आर्मी तो दूर, अमेरिका तो दूर हो गया, मगर मुल्ला और वो मौलवी और आर्मी अभी एक साथ ही खड़े हैं। बहरहाल, तो सजेशन ये थी कि जनाब अगर इन कवानीन पर की रोशनी में अगर मगरिब और अमेरिका जर्नलों के वीज़ों पर, वज़ीरों के वीज़ों पर और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, उनके वीज़ों पर पाबंदी लगा दे, उनके इमिग्रेशन पर पाबंदी लगा दे, तो अभी जॉइंट सेशन बुला लिया जाएगा और कोर कमांडर इजलास भी बुला लिया जाएगा और ये सारे कवानीन 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। उससे पहले नहीं होंगे, क्योंकि इन सब के बच्चे तो यूरोप अमेरिका में मज़े करते हैं ना, जहाँ ऐसे कोई कवानीन नहीं है। इनकी दौलतें तो सब यहाँ छुपी हुई हैं। इन्हें इस्लाम चाहिए पाकिस्तान में, वो इस्लाम जहाँ दिखाया इस्लाम जा रहा है मगर मिलावट, गलाजत, बदनवानी, क़ुरबा परवरी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस सोसाइटी में मौजूद नहीं है, मगर अमल करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि किसी ने लिखा कि बेहतरीन दुनिया का मज़हब इस्लाम और बदतरीन लोग मुसलमान। तो मुझे याद पड़ता है कि माजी में एक राधा कृष्ण के नाम से एक बहुत बड़े स्कॉलर थे अमेरिका में, जो कहते थे कि वो अपने आप को एथियस्ट कहते थे कि मैं इस्लाम, वो कहते थे कि जी ये हिंदू मज़हब जो है कि ये बड़ा अजीब मज़हब है कि ज़िंदा है तो आत्मा है, मर गए तो परमात्मा है। और कहते थे कि इस्लाम सबसे बेहतरीन मज़हब है, मगर वो कहते थे कि बदतरीन लोग मुसलमान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कि फिर कहीं ये भी पढ़ा कि जाने वो कौन से मुसलमान थे जिन्हें देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाया करते थे, और अब तो मुसलमानों को देखकर गैर मुस्लिम अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। एक खातून ने लिखा, मैं जो असल बात कहना चाहता हूँ उसके लिए ये मैं तमहीद बांध रहा हूँ कि एक खातून ने, कोई आयशा एजाज, वो कहती है कि पाकिस्तान में मेरा लिखने का तजर्बा अखबारात में, मीडिया में ये रहा है कि आप सियासतदानों के बारे में जो चाहे लिखें, एज यू वांट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुली इजाज़त है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मगर जब फ़ौज के बारे में लिखेंगे तो बैक एंड फोर्थ वेरीफाई होगा, ये कटेगा, वो बढ़ेगा, फिर कटेगा, फिर क्या, मगर फाइनली काट कूट के उसे जाने देंगे। मगर जहाँ जैसी रिलीजन की बात आएगी तो फ़ौरन जवाब आएगा कि नो, इम्पॉसिबल, इट्स टू रिस्की। जब आज़ादियों का ये हाल हो जाए तो वहाँ आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आ सकती है, ऐसी कोई रियासत बन सकती है। मैं उस तरफ भी आऊँगा कि हिंदुस्तान के ताबे कैसे जाने वाले हैं। मैं असल कहना ये चाहता हूँ अपने फ़ौजी जनता से कि दबश्ते दीवार पढ़ें, गौर करें कि हालात क्या हो चुके हैं, खौफ खाएं, अभी वक्त है, तब्दीली का वक्त है। और अवाम पाकिस्तान के शुक्र अदा करें कि अगर इमरान खान को लाने का ब्लंडर ना करते तो जाने ये घुटन अभी कितनी देर और कायम रहनी थी। मुझे यकीन हो गया है कि अब ये घुटन टूटने वाली है। जिस पैमाने पे शोर पड़ गया है, जिस पैमाने पे आलमी बदनामी का सामना है और मुल्क में सफोकेशन है और लोग जज्बात से मुश्तैल हो चुके हैं, मैं नहीं समझता कि अब ये ज़्यादा देर मामला चलेगा और इसे कहीं ना कहीं एंड पर पहुंचना है। देखिए, इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, अनारकी है। डॉलर 180 रुपये का हो चुका, एक हफ्ते में करीबन 190 अरब रुपए सरमायाकारों के डूब गए, 120 अरब डॉलर से ऊपर का कर्ज है, 11.5% महंगाई है, डबल डिजिट में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, 5 अरब डॉलर का एक माह का खसारा है। तो सब कुछ तेज़ी से ख़त्म हो रहा है ना, और जिस तेज़ी से ख़त्म हो रहा है उसमें जो मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, ऐसी ये खौफ की निशानी होती है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। जैसे किसी को शुबा भी नहीं था कि रशिया टूट जाएगा रातों रात, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मार थे असले के। मगर क्या हुआ कि इकॉनमी डूबी तो सब कुछ डूब गया। कुरान की आयत का तर्जुमा है कि हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खुदा, मेरी बस्ती में अमन पैदा कर, मेरी बस्ती के लोगों को अमन की सलाहियत दे, उन्हें सोचने समझने की ये सलाहियत दे कि अमन कायम हो इस बस्ती में। फिर कहा कि मेरे लोगों को मईशत दे, इन्हें तरक्की दे, खुशहाली दे। मतलब नत्थी है अमन से तरक्की और खुशहाली, और मईशत अमन से नत्थी है, आप उससे भाग नहीं सकते। इससे फरा ये कुरान का हुक्म है जिसके लिए आप लोगों को मारने पे तुले हुए हैं, जबकि उसने कहीं नहीं कहा। अब मैं आता हूं कि जनाब पाकिस्तान कैसे भारत के ताबे जाने वाला है। आपको पता है ना कि अब बज़ाहिर तो अंदरून खाना तो हो चुका है, बस बज़ाहिर बाकी है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है, और स्टेट बैंक जो है कि इंडिपेंडेंट रियासत हुआ करेगी पाकिस्तान में, और गवर्नर जो है वो स्टेट बैंक वो वायसराय हुआ करेगा। बिल ला के पास करवाने की कोशिश की जा रही है, जो लाने वाले हैं जल्दी। तो उस IMF, क्योंकि अब गवर्नर स्टेट बैंक IMF को जवाब देगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा, डायरेक्शन लेगा, डायरेक्टिव आया करेंगी, और पाकिस्तान को बताया जाएगा कि आपने कैसे मईशत को चलाना है, कैसे संभालना है। मईशत रियासत है, बाकी तो सब पैराफर्नैलिया उसका। तो उस IMF में सेकंड पोजीशन पर खातून इंडियन शहरी हैं बेसिकली, वो आ रही, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये पाकिस्तान के मामला देखा करेंगी, गवर्नर स्टेट बैंक इनको जवाबदेह होंगे। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान अब किसे जवाबदेह होगा? भारतीय शहरी को, मतलब भारत को जवाबदेह हो गया ना
कि मैं तो अब अमेरिका में रहता हूँ, मुझे तो नहीं काउंट किया जा सकता इस तरह, मगर कहीं पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार, तो किसे जवाब दे हुए आप खुद समझ सकते हैं। तो ये नौबत आ गई है उस भारत से जहाँ दिल्ली पे कब्जे के ख्वाब थे हमारे, कश्मीर लेने के लिए हमने अपना मुल्क पूरा जहन्नम बना दिया, और कश्मीरियों पे वो मजालिम नहीं हो रहे जो हमारे यहाँ हो रहे हैं। कल एक ग्रुप में ट्विटर के, जहाँ बाकायदा डिस्कशन होती है, आवाज़ सुनाई देती है एक दूसरे की, एक सदी कह रहा था कि अखबारात में छपा हुआ है, मालूम करने देख ले कि मेरा भाई माजूर, स्पेशल चाइल्ड, माजूर तो नहीं कहेंगे, 3 फीट का आदमी जिसने ISS CSS का एग्ज़ाम पास किया, फेडरल सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया, पहली पोस्टिंग कहीं डेरा नवाब में हुई, सॉरी डेरा नवाब कह रहा हूँ, पहली पोस्टिंग डिफेंस मिनिस्ट्री में, IG स्कूल है कोई या GI स्कूल, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, वहाँ हुई, फिर पंजाब में डेरा नवाब में वो कहीं जाके लगे, और फिर जेलम के कई इलाके में थे कि वो गायब। एक दिन घर आए, शादीशुदा, 5 साल पुरानी शादी थी, एक साल का बच्चा, एक 3 साल की बेटी, हैदराबाद के रहने वाले, घर आए और घर वालों से कहा खिड़कियाँ बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, वो बहुत ताकतवर है, वो उठा के ले जाएंगे। ये सब मैंने कानों से सुना है। और फिर वो उन्हें उठा कर ले गए। कुछ अरसे के बाद लाश मिली, शोर पड़ा, अदालत गए, अखबारात गए, मीडिया गए, तो पता चला कि जी जिस इलाके में वो तैनात थे वहाँ पर किसी आर्मी स्कूल में, जहाँ आर्मी के बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, पोर्नो चलाने का धंधा हो रहा था। उसके खिलाफ वो आदमी खड़ा हो गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया था। तो जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें वो कहता है, भाई कसम कुरान की उठा के वो कह रहा था कि जनरल्स और कर्नल्स इन्वॉल्व थे, और मुझे भी बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें अपने भाई के बेनिफिट्स चाहिए रिटायरमेंट के, मरने के बाद के, तो तुम इस केस से विड्रा कर जाओ। और अदालतों में मेरे भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में जो लोग पकड़े गए, जो असल तो थे वो पकड़े ही नहीं गए, और जो बजाय पकड़े उनकी भी 2 मिनट में जमानतें हो गई, जबकि मेरी आंखों के सामने एक शौहर ने अपनी बीवी को एक छुरी से बाजू पे कट मारा था, तो उसकी जमानत नहीं हो रही थी, मगर मेरे भाई के कत्ल में जो पकड़े गए उनकी 2 मिनट में जमानत हो गई। और मुझे डराया जाता है, मेरे घर वालों को डराया जाता है। उसने कहा मैं अब अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता, ये अदालतें लेटर पे चलती हैं, उन्हें लेटर आते हैं, टेलीफोन आते हैं, ये उनके हुक्म पे फैसले करती है, यहाँ इंसानों की कोई कीमत नहीं है। पहले सिर्फ यहाँ सिंध में हिंदू खतरे में था, अब हर शख्स खतरे में है। ये मैंने अपने कानों से सुना है और मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है। इसी ग्रुप में पाकिस्तान का साइबर क्राइम का पहला थानेदार, जो पहला थाना कायम हुआ, उस बंदे का नाम है शाहिद, वो भी मौजूद था। उसने मिशाल खान वाक़या सुनाया कि मैं उसका पहला इन्वेस्टिगेटर था साइबर क्राइम के एंगल से। उसने कहा कि मुझे पता है कि उस केस में क्या हुआ था। उसने कहा कि जिसने गोलियां मारी मिशाल खान को, वो जैश-ए-मोहम्मद का तरबियत याफ्ता था, और जब ये बात सामने आई तो हमें हुक्म आया कि अब केस को टर्न डाउन करो, क्योंकि अगर ये पता चल गया दुनिया को कि जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेंड था तो हम पर पाबंदियां लग जाएंगी। फिर उसने कहा कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके जाने क्या क्या हमें सब डिस्टॉर्शन करना पड़ी, क्या क्या चेंज करना पड़ा, और मैं 4 साल हो गए रात को सोता भी नहीं हूँ कि उस केस में क्या क्या जुल्म हुए। उसने कहा कि वो मुल्ज़िमान मारने वाले वो थे जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं थे सोशल मीडिया पे, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो ब्लास्फेमी का मुजरिम था। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया वो उसके एक भी दोस्त नहीं थे सोशल मीडिया पर। उसने शाहिद साहब ने बताया कि मैंने एक मुलजिम से पूछा कि तूने क्यों उसकी लाश पे तू कूदा, तो उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो मैंने वो गुस्सा निकाला। तो एक ने बताया कि वो जमात इस्लामी का था कि इसने एक दिन मजाक में मुझसे कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरे साथ जितने लोग चल रहे हैं सब पैगंबर हैं मुझे तंग करने के लिए, मगर हमारे जब उसमें भी आता था मीटिंग में, हमारी बातें भी सुनता था, खामोश भी रहता था। उस शख्स ने जो मैंने रात गए सुना, मैं यकीन नहीं आता था। फिर मैं एक दूसरे ग्रुप में गया
ऐसी आडियो कॉन्फ्रेंस में जहां अमेरिका, पाकिस्तान, यूरोप के लोग थे, वहां एक साहब ने सुनाया कि जो पहला डेलीगेशन गया सऊदी अरब, उसको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने आकर रिज़ाइन किया कुछ अरसे के बाद, और उसकी वजह ये बताई कि सऊदी अरब ने हमसे पहली बार कहा कि यार तुम लोग जब चाहते हो मांगने आ जाते हो, कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम लेकर आओ तो हमें भी कोई फ़ायदा हो। तो 30 से 35 मिलियन डॉलर की कतर की और सऊदी अरब की अब कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे और सरमायाकारी थी। तो जब हमने वो प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश की तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी, कॉमर्स मिनिस्ट्री पूरी और इन्वेस्टमेंट बोर्ड रास्ते में आके खड़ा हो गया, दर्जनों सैकड़ों हर्डल निकाल दी। तो गुफ्तगू ये हो रही थी कि इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा है या बदनवानी ज़्यादा है। तो मैंने ज़ाती तौर पे मैं तो खामोशी सुनता हूँ, मगर मैं एक बात कहूँगा कि कमाल पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, ब्रेन भी है, सब कुछ है, मगर बात वही है कि कुर्बा परवरी जो वहाँ पर भी डिस्कशन हुई, ट्राइबल सोसाइटी, कि अगर मैं आ गया हूँ तो मैंने अपने ख़ानदान की मदद ज़रूर करनी है, वरना मुझ पर इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये तो बड़ा कमीना आदमी है, अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मोहल्ले वालों की मदद नहीं करता। तो लोग इनकॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ती कि इनकॉम्पिटेंट लोग रख लो, और बदनवानी फिर वैसे ही शुरू हो जाएगी कि मैं अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपाने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बहरहाल मैं वीडियो तवील नहीं करना चाहता, मैं इस पर मज़ीद भी कल आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैं कहना ही चाहता हूँ कि देखें, आखिर में ये कहता चलूँ कि या तो अब ये रियासत चलनी है तो ये जिनका कब्ज़ा है टूटने जा रहा है और ये खुद अपने दायरे में चले जाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो अब इस रियासत को कोई बचा नहीं सकता जो हाहाकार बची हुई है। जितने लोग मायूस हैं, जितने लोग तंग आ चुके हैं, अब इसका बेहतरीन हल यही है कि अगर वो वाकई हुब्बुल वतन है तो अपने दायरे में वापस जाएं कॉन्स्टिट्यूशनली, और इस मुल्क के इदारों को मजबूत करने के लिए सियासतदानों के साथ मिलकर काम करें। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल दोबारा गुफ्तगू होगी। यहाँ ये कहता चलूँ, सियासतदानों के तो बस का फौरी तौर पर कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी ईमानदार कौमी हुकूमत की ज़रूरत रह गई है। अल्लाह हाफिज़।